हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं लाइफ आफ्टर कोविड की। ऐसी 4 चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की हैं, जो रेगुलरली लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट कर रही है और लोगों में एक स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो बात करते हैं एक एक करके। तो पहला है इन्फ्लेशन इन हेल्थ सेक्टर। आज के टाइम पे हेल्थ सेक्टर में इतना ज़्यादा स्कैम कहिए या इन्फ्लेटेड प्राइसेस कहिए, इतना ज़्यादा हो रखा है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपको 2 से या 3 दिन एडमिट होना पड़े किसी ठीक ठाक हॉस्पिटल में, तो मिनिमम ये आपकी जेब से 50,000 से 1 लाख रुपए ले ही लेंगे। बहुत लोग कहेंगे कि इतना महंगाई है तो आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, मगर उसमें एक सेक्शन होता है मेडिकल एक्सपेंसेस, या सॉरी नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस या डिडक्टिबल आइटम्स। तो वो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का वो आपने अगर बाई कर रखा है तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे समझ ही नहीं आता। बंदा गया है मेडिकल के काम से हॉस्पिटल, और उसमें भी नॉन मेडिकल आइटम की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी और इतना प्राइस। तो अगर आपका बिल बन रहा है 50,000 या 1 लाख, तो मान के चलिए 10,000 से 30,000 रुपये तो ये आपके उसी लिस्ट से ले लेंगे, जो आप बोल के ले लेंगे कि ये आपका इंश्योरेंस में कवर नहीं है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट, आपके पास IRDAI है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा इस पर संज्ञान लीजिए। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना जो हो रहा है मेडिकल सेक्टर में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो प्लीज़ मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर संज्ञान लीजिए। और बात करते हैं अगर कॉर्पोरेट की, तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी है किसी का, तो उसमें इतना कम इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड होता है कि अगर ठीक ठाक कुछ हॉस्पिटल में, और अगर ठीक ठाक कोई बीमारी आपको पकड़ ले जहाँ पे आपको 1 हफ्ते एडमिट होना पड़े, तो उसमें कुछ आपका होने वाला नहीं है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा होता नहीं है जनरली कवर। तो ये दोनों चीज़ें हैं, थोड़ा उन पे भी दबाव डालिए कि आप अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट वाला, तो मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट 10 लाख का तो दे। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है इन्फ्लेशन इन एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर में जो ज़रा से बच्चे हैं, उनकी फ़ीस आप 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार ले रहे हैं। क्या मतलब है भाई? आप ऐसी कौन सी पढ़ाई उससे करा दे रहे हैं कि वो बहुत जो ज़्यादा विद्वान बन जाएगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे देश में ऐसी क्वालिटी एजुकेशन है जिसके लिए एक छोटे बच्चे को 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार पे करना पड़े। और पेरेंट्स बेचारे इतने जॉब में बिज़ी हैं और इतना वो देखते हैं कि चलो भाई, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें नहीं मिली तो चलो बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले। लेकिन बेस्ट एजुकेशन के नाम पे इतना भी तो ना लूटा जाए उनको। तो प्लीज़ थोड़ा इस पे कैपिंग लगाइए और मेक श्योर कीजिए कि अगर कोई किसी के 2 बच्चे हैं और सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड क्लासेस, तो अगर एक बच्चे से आप पूरी फ़ीस ले रहे हैं तो सेकंड बच्चे से 30% या 50% ही लीजिए ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर डिस्काउंट दें तो ऐसे दें कि उसमें भी एक हो जाए कि नहीं, नॉन जैसे मेडिकल में होता है नॉन मेडिकल लिस्ट, तो ऐसे कुछ और चीज़ें आप केवल फ़ीस तो कम कर दें, लेकिन अदर चीज़ों में आप फ़ीस कमी ना करें, वो पूरी लें। तो अगर फ़ीस कम हो रही है तो वो हर चीज़ में होनी चाहिए, चाहे फिर वो बच्चे को घुमाना हो, बच्चे के प्रोजेक्ट्स हों, या कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मेक श्योर कीजिए, ताकि आम आदमी, मोस्टली आम आदमी ही है देश में, ख़ास आदमी को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, तो वो बेचारे अपने बच्चों को थोड़ा सा ठीक ठाक एजुकेशन दे पाएँ, उनका भविष्य थोड़ा सा बेहतर बनाने पे ध्यान ददे पाएँ। तीसरी चीज़ है रियल इस्टेट सेक्टर। इसका तो पता ही नहीं क्या हो रखा है देश में। मैं 2-3 साल से नोटिस कर रहा हूँ, प्राइसेस 150% मिनिमम इन्फ्लेट हो चुके हैं। अगर कोई चीज़ 50 लाख की थी, वो आज 1.5 करोड़ की मिल रही है।
भैया 1 लाख 2 लाख आदमी भी कमाएगा ना तो वो भी नहीं खरीद सकता आज के टाइम पे रियल इस्टेट बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में भी कोई बहुत ज़्यादा रियायत नहीं है। तो भाई आप मतलब क्या चाहते हैं कि जो इंसान आज के टाइम पे 25 या 35 साल का है वो कभी घर ही ना खरीद पाए, या ख़रीदे तो इतना ज़्यादा कर्ज़ा ले ले कि वो कर्ज़ा पूरा चुका ना पाए, और कुछ अगर अनसर्टेन सिचुएशन उसकी लाइफ में आई, चाहे वो मेडिकल हो या बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए हो, तो बेचारा घर ही बेचे। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ और है कि अगर ये प्राइसेस जिस तरह से बढ़ गए हैं रियल इस्टेट के, तो उसी रेशियो में रेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 2 BHK फ्लैट अगर कोई रेंट पे लेता है किसी शहर में तो मिनिमम उसको 20-22 हज़ार रुपये तो रेंट देना ही पड़ रहा है। तो पता नहीं, इसका तो कोई सलूशन मुझे ख़ास समझ में नहीं आया। एक ही चीज़ मैं देख रहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कुछ पहले निकाली गई थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाली थी। तो उस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा एम्फसाइज़ कीजिए कि थोड़ा सा ठीक ठाक जो भी माइग्रेट होके लोग रहने आए हैं और जॉब के लिए किसी चीज़ के लिए, तो प्लीज़ कुछ उनके लिए ऐसा निकालिए ताकि बेचारे थोड़ा बहुत पूंजी जोड़ के अपने लिए कुछ घर का इंतज़ाम कर पाएँ। और लास्ट चीज़ है जिससे सारी ही चीज़ें इम्पेक्ट होते हैं, वो है जॉब कट्स, या जिस रेशियो में जॉब हायरिंग होनी चाहिए उस रेशियो में नहीं की जा रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सबके कंपनियों के अच्छे खासे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या किसी के सैचुरेट हो रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, इतनी बड़े बड़े जायंट कंपनियां हो गई हैं, वो क्या चाहती हैं कि उनके प्रॉफिट इतने बढ़ते जाएंगे तो कि आसमान तक चले जाएंगे क्या? कोई भी चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट तो आता ही है ना इनकम में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मीन्स हायरिंग कम कर दें या फायरिंग करना चालू कर दें जस्ट बिकॉज आपको प्रॉफिट बढ़ाना है। तो मैं लास्ट 2 इयर्स की बात करूं तो बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं MNCs, उन्होंने भी हायरिंग बहुत कम कर दी है। तो आप बताइए, जिस पेरेंट्स ने इतना पैसा रुपया लगाकर ज़िंदगी भर बच्चे को पढ़ाया, अब वो जॉब मार्केट में आया है, अब उसके पास जॉब ऑप्शन ही नहीं है, अब वो कहाँ जाए? वो तो फंस गया ना। 20-25 साल की तपस्या तो उसकी बर्बाद चली गई, उसकी तो गई, उसके पूरे परिवार की गई। तो प्लीज़ थोड़ा सा संज्ञान लीजिए इस चीज़ पे। आप हायरिंग बढ़ाइए, या फिर आप बाहर की जो कंपनियां हैं FDI के थ्रू इन पैसे इन्वेस्ट कराइए। और अभी तो बढ़िया आपके पास अवसर भी है कि US और चाइना का ट्रेड वार चल रहा है, तो इसका ही बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को मिले। तो यूथ को आप थोड़ा सा स्किल कीजिए या कुछ स्किल प्रोग्राम बनाइए एजुकेशन लेवल से ही, ताकि बच्चों में स्किल्स बढ़े और उनको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स या कुछ भी ऐसा कीजिए कि जिससे बच्चों में स्किल्स है और वो जॉब मार्केट के लिए रेडी हों। और कोई भी पढ़ लिख के बच्चा अनएम्प्लॉयड ना रह जाए, तो कुछ ना कुछ अच्छा कमाए और अपनी फैमिली अपने को सर्व करे, अपने देश को सर्व करे। क्योंकि अगर बच्चे लोग अनएम्प्लॉयड रहते रहे तो देश कहीं नहीं बढ़ने वाला है। इकोनॉमी देश की तभी चलती है जब ये कॉमन आदमी मेहनत करके 4 पैसे लाता है और देश में खर्च करता है। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे, ताकि ये चीज़ गवर्नमेंट के कानों में भी जाए कि आज का युवा और आज का कॉमन मैन परेशान है, तो उसकी परेशानियों को आप ही दूर कर सकते हैं। और आपको इतना समय भी और भरोसा आप पर जताया है देश ने। थैंक यू वेरी मच।